Today we will discuss second chapter from Guyton, the cell and its function. तो 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में और ये सालों और महीनों तक सरवाइव कर सकते हैं अगर इन्हें मतलब इनके हिसाब से एनवायरनमेंट और वो न्यूट्रिएंट्स दी जाएं तो सेल ये सेल का स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है कि सेल की आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये उसका साइटोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियस सेल में दो पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन दो से मिलके सेल बनता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेपरेट करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। एंड सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्लूइड्स बाय द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। आउटर जो फ्लूइड होता है सेल के, उससे सेल को वो सेपरेट करती है सेल मेम्ब्रेन। द डिफरेंट बाकी जो सबस्टेंस सेल में सारे हैं वो मिला के प्रोटोप्लाज्म हम इसे कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ मेनली 5 बेसिक स्ट्रक्चर सबस्टेंसेस: वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आयंस, और प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले वाटर डिस्कस करते हैं। सबसे ज़्यादा किसी भी सेल में वाटर होता है, प्रिंसिपल फ्लूइड मीडियम है ये सेल का, एक्सेप्ट फैट सेल में वाटर इतना नहीं होता। और 70 to 85% तकरीबन मोस्ट ऑफ द सेल्स में वाटर होता है। मेनी सेलुलर केमिकल्स आर डिजॉल्व इन वाटर, अदर आर सस्पेंडेड इन द वाटर एट सॉलिड पार्टिकल्स। बाकी डिज़ोल्व होते हैं केमिकल्स वाटर में, और सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंड होते हैं। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अमंग डिज़ोल्व केमिकल्स और एट द सरफेस ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मेम्ब्रेन। सो सेकंड इम्पोर्टेंट वो सेल का बेसिक सबस्टेंस में से इम्पोर्टेंट है आयंस। इम्पोर्टेंट आयंस कौन से हैं सेल की जो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं? पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट। और स्मॉल क्वांटिटी में सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम होते हैं। ये सारे चैप्टर 4 में कहा गया है कि डिस्कस हैं। द आयंस प्रोवाइड इनऑर्गेनिक केमिकल्स फॉर सेल्यूलर रिएक्शन, also they are necessary for operation of some of such cellular control mechanism. For instance, ion acting at the cell membrane are required for transmission of electrochemical impulse in nerve and मसल फाइबर्स। मतलब ये आयंस ही होते हैं जो मतलब सोडियम अंदर जा रहा है, कैल्शियम बाहर जा रहा है, इस सब के लिए आयंस ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटीन, वाटर के बाद जो सेल का सबसे अबंडेंट सबस्टेंस है वो है प्रोटीन, जो 10 to 20% सेल का मास बनाता है। दीज कैन डिवाइडेड इनटू स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो होते हैं मतलब जो सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फिलामेंट्स इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चर मेक साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड nerve axons, meiotic spindles. Fibril protein are found outside the cell, especially in the collagen and elastin fibers of connective tissue, and elsewhere such in blood vessels, wall, टेंडन एंड लिगामेंट्स। बाकी फंक्शनल प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब सेल के रिएक्शंस, सेल की जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं फंक्शनल प्रोटीन। जैसे कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रहा है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स पार्ट लेते हैं, तो इसमें यही लिखा हुआ है सारा। बाकी तीसरा है लिपिड्स। Lipids are several type of substance that are grouped together because of their common property of being soluble in fat solvent। मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिज़ोल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। स्पेशली इम्पोर्टेंट लिपिड्स आर, हर सेल में ज़्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द सेल्स में इम्पोर्टेंट लिपिड्स फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो 2% सेल का बनाते हैं। The significance of phospholipid and cholesterol is that they are mainly insoluble in water. वाटर में ये soluble नहीं होते। बाकी ये सेल मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन के बैरियर्स इसीलिए बनाने में काम आते हैं ताकि सेल का एक कंपार्टमेंट दूसरे से सेपरेट रहे, एक दूसरे की चीज़ें ना दूसरे में जा सके। इन एडिशन टू फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, कुछ सेल्स में ट्राइग्लिसराइड होता है, ये न्यूट्रल फैट होता है।
फैट सेल्स में ये ट्राइग्लिसराइड 95% सेल का मास बना रहा होता है. द फैट स्टोर इन दीज सेल प्रेजेंट द बॉडी मेन स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स that can later be dissoluted and used to provide energy whatever in the body is needed. मतलब ये सबसे ज़्यादा एनर्जी, ये तो पता है ना कि लिपिड में होती है, मतलब फैट्स में ज़्यादा एनर्जी होती है. तो ये फैट्स जहाँ स्टोर होते हैं फिर इन्हें तोड़ के जब एनर्जी की नीड होती है तब वो फुलफिल की जाती है. दूसरा है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट हैव लिटिल स्ट्रक्चरल फंक्शन इन द सेल एक्सेप्ट एज पार्ट्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स, but they play major role in the nutrition of the cell. Most of the cell do not maintain large, मतलब ये ग्लाइकोप्रोटीन में काम आते हैं कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन मतलब ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी निकाली जाती है. सेल के अंदर ज़्यादा ये 1% होता है सेल के अंदर, और सेल का टोटल मास का 1% होता है, बट इंक्रीजेज 3% मसल्स में होता है और 6% लिवर सेल्स में. ये याद रखना है. एवरेज जो सेल का मोस्टली सेल में 1% कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी मसल सेल्स में 3% और लिवर सेल्स में 6%. सेल के बाहर हमेशा ग्लूकोज मौजूद होता है, इसीलिए हमें सेल के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज स्टोर करने की नीड नहीं पड़ती, इसीलिए सेल ज़्यादा ग्लूकोज स्टोर करता भी नहीं है. स्मॉल अमाउंट में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है. तो बाकी अगर जब भी सेल को, ये ग्लाइकोजन इनसॉल्युबल पॉलीमर है ग्लूकोज का, और जब भी सेल को बाकी ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो वो बाहर से ले लेता है खुद ही. फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. द सेल इज़ नॉट मेयरली अ बिग बेग ऑफ फ्लूइड एंजाइम्स एंड केमिकल्स. इसमें सेल में इंट्रासेलुलर ऑर्गेनील्स भी होती हैं. The physical nature of each organelle is important as the cell's chemical constituents for cell function. सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनील्स होती हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज़ होती है एंड अदर्स. माइटोकॉन्ड्रिया अगर सेल में नहीं होगा तो 95% ऑफ द एनर्जी जो सेल में न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए आती है वो नहीं आएगी. तो हर ऑर्गेनील का अपना एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है. ये सेल का स्ट्रक्चर है, ये उसमें न्यूक्लियस, ये भी ऑर्गेनील है, और गोल्जी बॉडीज़, ये गोल्जी अपैरेटस, सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड माइक्रोफिलामेंट्स. ये सारी सेल की ऑर्गेनील्स हैं. सो membranous structures of the cell. Most organelle of the cell are covered by membranes. बहुत सारी ऑर्गेनील्स मेम्ब्रेन से कवर होती हैं, और वो मेम्ब्रेन होती है लिपिड और प्रोटीन की, मेनली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी अपैरेटस. द लिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोवाइड अ बैरियर एक प्रोवाइड करते हैं ताकि वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस सेल के एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ना जा सकें, क्योंकि वो लिपिड में नॉट सॉल्युबल इन लिपिड. वाटर लिपिड में सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होता है ताकि वाटर ना गुजर पाए आसानी से. प्रोटीन मॉलिक्यूल इन द मेम्ब्रेन ऑफ्टन डू पेनिट्रेशन. प्रोटीन मॉलिक्यूल चैनल्स बनाते हैं मेम्ब्रेन में, पेनिट्रेट करते हैं, पाथवेज बनाते हैं, पोर्स फॉर पैसेज फॉर स्पेसिफिक सब्सटेंस को गुजारना होता है उसके लिए पाथवे बनाते हैं. आल्सो मेनी अदर मेम्ब्रेन प्रोटीन आर एंजाइम्स डेट कैटालाइज अ मल्टीट्यूड डिफरेंट केमिकल रिएक्शन डिस्कस्ड हेयर इन, आगे डिस्कस किए गए हैं. द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, विच इन्वेलप्स द सेल इज अ थिन प्लीएबल इलास्टिक स्ट्रक्चर ओनली 7.5 to 10 नैनोमीटर थिक होती है. इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है, और इसमें सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन 55% होता है, फॉस्फोलिपिड 25% होता है, कोलेस्ट्रॉल 13% होता है, लिपिड 4% होता है और कार्बोहाइड्रेट 3% होता है. ये मेन चीज़ें याद रखनी है. लिपिड बैरियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इम्पेड्स वाटर पेनिट्रेशन. लिपिड बाइलेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, एक लिपिड बाइलेयर होती है, डबल लेयर ऑफ फिल्म ऑफ लिपिड्स, ईच लेयर ओनली 1 मॉलिक्यूल थिक होती है.
द बेसिक लिपिड बाइलेयर इज कंपोज ऑफ फास्फोलिपिड की बनी होती है। एक फास्फोलिपिड का एंड हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग सॉल्युबल इन वाटर, और एक हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटिंग ओनली सॉल्युबल इन फैट्स। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, बिकॉज द हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर रिपेल्ड बाय वाटर बट आर म्यूचुअली अट्रैक्टेड। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर होता है फास्फोलिपिड का, ये वाटर हेटिंग है, ये वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक। ये जो वाटर हेटिंग होता है हाइड्रोफोबिक, ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, मतलब ऐसे ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ऐसे बनी हुई होती है मेम्ब्रेन। तो ये बाकी बाहर वाला पानी, जैसे बाहर पानी होता है और अंदर भी पानी होता है, तो वो पानी यहाँ पे रह सके, एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर यहाँ पे होता है और इंट्रा सेलुलर वाटर यहाँ पे। एंड इससे वो सबस्टेंस आयन, ग्लूकोज एंड यूरिया नहीं पास हो सकते सेल मेम्ब्रेन में से, मगर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल पेनिट्रेट कर सकते हैं मेम्ब्रेन से। और ये बना हुआ है, ये है, ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट्स है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट्स हैं। दो टाइप्स के प्रोटीन, द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इन द मेम्ब्रेन आल्सो are also lipid in nature. Their steroid nucleus is highly fat soluble. The molecule in a sense are dissolved in the bilayer of the membrane. कोलेस्ट्रॉल भी डिजॉल्व होता है इस मेम्ब्रेन में। Cholesterol mainly help in to determine the degree of permeability or impermeability of bilayer or water soluble constituent or body fluid। और कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी भी कंट्रोल करता है मेम्ब्रेन की। एंड many of the intracellular protein provide structural channels। इंट्रीकुलर प्रोटीन वो होती हैं जो पूरे मेम्ब्रेन में से पेनिट्रेट कर जाएं। तो आयंस कैन डिफ्यूज बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड बिकॉज ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। These protein channel also selective properties that allow preferential diffusion of some substance over others। Other intracellular protein act as carrier protein। एंजाइम्स के तौर पे भी एक्ट करती हैं ये प्रोटीन्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम आती हैं ये प्रोटीन्स। सॉरी, integral protein can also serve as receptors। water soluble chemicals such as peptide हार्मोन के लिए रिसेप्टर का भी काम करती हैं, सेकंड मैसेंजर का भी काम करती हैं। पेरिफेरल प्रोटीन इंट्रीकुलर प्रोटीन के साथ अटैच होती हैं। दीज पेरिफेरल प्रोटीन फंक्शन ऑलमोस्ट इंटायरली एज एंजाइम और एज कंट्रोलर्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकेलिक्स मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट अकर almost invariably in combination with protein or lipids in the form of glycoprotein और glycolipid की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट होते हैं मेम्ब्रेन में। इंटीग्रल प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं ये, एंड अबाउट 1/10 ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल और ग्लाइकोलिपिड, 1/10 ग्लाइकोलिपिड होते हैं। और प्रोटीओग्लाइकेन भी कार्बोहाइड्रेट एक कंपाउंड होता है, वो भी होता है सेल मेम्ब्रेन में, विच आर मेनली कार्बोहाइड्रेट सबस्टेंस बाउंड टू स्मॉल प्रोटीन कोर are loosely attached to the outer surface of the cell as well. Thus, the entire outside surface of the cell often has loose carbohydrate coat called glycocalyx. The carbohydrate mutually attached to the outer surface of the cell have several important functions. नेगेटिवली ये वो मैनी ऑफ देम हैव नेगेटिव चार्ज। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ओवरऑल आउटर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और बाकी नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स को रिपेल करता है। द ग्लाइकोकेलिक्स ऑफ सम सेल्स अटैचेस टू द ग्लाइकोकेलिक्स, मतलब सेल के साथ मिलाती हैं। जो दूसरे सेल पे बाहर से ग्लाइकोकेलिक्स लगा हुआ होगा वो अंदर मतलब दोनों सेल्स आपस में मिलेंगे। Many of the carbohydrate act as receptor substance for binding hormones like insulin। ये अटैच होती है और सेकंड मैसेंजर के तौर पे अंदर के एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है। सम कार्बोहाइड्रेट
इम्यून रिएक्शंस में भी ये काम आते हैं। साइटोप्लाज्म इन इट्स ऑर्गेनील, द साइटोप्लाज्म फिल्ड विद बोथ माइन्यूट एंड लार्ज डिस्पर्स्ड पार्टिकल एंड ऑर्गेनील्स, द क्लियर फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड का पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का उसे साइटोसोल कहते हैं। उसमें प्रोटीन डिज़ोल्व होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो ग्लूकोज डिज़ोल्व होते हैं। डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म आर नेचुरल फैट ग्लोब्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम, सीक्रेटरी वेसिकल्स एंड 5 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील्स इसमें होते हैं साइटोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सोसोम्स, ये सारे अभी हम डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ये वो से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होते हैं और आगे तक जाते हैं। वाल्स इसकी वाल्स कंस्ट्रक्टेड होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती हैं, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिमिलर टू द सेल मेम्ब्रेन जैसी ही होती हैं। लिवर सेल्स में ये 30 to 40 टाइम्स इनका एरिया ज़्यादा होता है सेल मेम्ब्रेन से। Space inside the tubules and vesicles is filled with endoplasmic matrix. Endoplasmic reticulum में जो स्पेस होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिल्ड होता है। वाटरी मीडियम डेट इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्लूइड ऑफ द साइटोसोल, साइटोसोल से फ्लूइड डिफरेंट होता है। एंड विथ स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन ऑफ, ये न्यूक्लियर पोर की जगह से यहाँ शुरू होते हैं, मतलब न्यूक्लियर पोर से ही कंटिन्यू होते हैं और न्यूक्लियर पोर का जो स्पेस होता है वो यहाँ पे कंटिन्यू होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सबस्टेंसेस फॉर्म इन सम ऑफ द सेल से जो सबस्टेंसेस सेल में बहुत सारे यहाँ पे बनते हैं। सरफेस एरिया, मल्टीपल एंजाइम्स अटैच होते हैं। इट्स मशीनरी फॉर मेजर शेयर ऑफ द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सेल। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम लगे होते हैं, उसे ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के, और ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और ये न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन को, सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन। ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, उसको रफ कहा जाता है क्योंकि उस पर राइबोसोम लगे होते हैं, इस पर राइबोसोम नहीं लगे होते, इसलिए एक ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ऐसे यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ लिपिड होती है एंड अदर प्रोसेसेस ऑफ द सेल प्रोमोटेड बाय इंट्रा रेटिकुलर एंजाइम्स। यहाँ पे दूसरे फंक्शन होते हैं और सिंथेसिस ऑफ लिपिड भी होती है। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस की मेम्ब्रेन भी सिमिलर होती है एक ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह। इट इज़ यूजुअली composed of 4 or more stacked layers of thin flat enclosed vesicles lying near one side of the nucleus। ये यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस है, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आता है। दिस अपैरेटस प्रोमिनेंट इन सिक्रेटरी सेल, सिक्रेटरी सेल में ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें वेसिकल सीक्रेट करने के लिए मेन इसका फंक्शन होता है वेसिकल सीक्रेट करना। ऑन द साइड ऑफ द सेल फ्रॉम विच सेक्रेटरी सब्सटेंस, ये यहाँ पे होता है, यहाँ से वेसिकल्स निकल के सेल के बाहर चले जाते हैं। द गोल्जी अपैरेटस फंक्शन इन एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है। इससे स्मॉल ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, जैसे लिपिड बनता है, प्रोटीन बनता है, वो एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स यहाँ से एंडोप्लाज्म से निकल के इसके पास आते हैं और ये उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है। द ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस एंड आर देन प्रोसीड इन द, इसमें प्रोसीड होते हैं, मॉडिफिकेशन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी अपैरेटस में उनकी वेसिकल्स की मॉडिफिकेशन होती है और लाइसोसोम, सिक्रेटरी वेसिकल्स एंड अदर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट बनते हैं, यहाँ से निकलते हैं। लाइसोसोम वेस्क्यूलर ऑर्गेनील है, ये उससे गोल्जी अपैरेटस से निकलता है।
साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ये इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है सेल का। इसके फंक्शन है डैमेज सेलुलर ऑर्गेनील स्ट्रक्चर, ये डाइजेस्ट करता है डैमेज सेलुलर स्ट्रक्चर्स को। फूड पार्टिकल डेट हैव बीन इंजेस्टेड बाय सेल, अनवांटेड मैटर सच एज बैक्टीरिया, इन सबको डाइजेस्ट करता है। इसका डायामीटर होता है 250 to 750 नैनोमीटर और ये फिल्ड होता है नंबर ऑफ स्मॉल ग्रेन्यूल्स 5 to 8 नैनोमीटर इन डायामीटर which are protein aggregates of as many as 40 different hydrolysis digestive enzyme। इसमें हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो डाइजेशन करते हैं मतलब सेल की जो भी सेल में वेस्ट मटेरियल होता है उसकी डाइजेशन करते हैं। और इट इज़ सराउंडेड बाय अ टिपिकल लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन and a hydrolytic enzyme is capable of splitting an organic compound in 2 or more parts by combining hydrogen from water molecule with one। ये ब्रेक करता है किसी भी मॉलिक्यूल को वाटर की मदद से, मतलब वाटर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो ब्रेक करके एक कंपाउंड के एक हिस्से को हाइड्रोक्सिल ग्रुप देता है और कंपाउंड के दूसरे हिस्से को हाइड्रोजन ग्रुप देता है, तो इसे ब्रेक कर देता है एक यहाँ पे। तो ये यहाँ से ब्रेक कर देता है उसको। प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक करता है और लिपिड को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में ब्रेक करता है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं। अगर इसकी मेम्ब्रेन कहीं से वो रप्चर हो जाए या वो इसकी मेम्ब्रेन बहुत ज़रूरी होती है, अगर कहीं से रप्चर हो जाए तो इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर निकल के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए इसकी मेम्ब्रेन बहुत ज़रूरी होती है। अब पेरोक्सोसोम्स लाइसोसोम्स की तरह ही फिज़िकली सिमिलर होते हैं, मगर इसमें दो डिफरेंसेस होते हैं। वो पेरोक्सोसोम्स सेल्फ रिप्लिकेशन करते हैं और ये परहैप्स बाय बडिंग ऑफ फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं, जबकि लाइसोसोम्स निकलते हैं गोल्जी अपैरेटस से। सेकंड, दे कंटेन ऑक्सीडेजेस अदर देन हाइड्रोलाइसिस। लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं और पेरोक्सोसोम में ऑक्सीडेजेस होते हैं। ऑक्सीडेजेस क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ हाईली ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। ये कैटालेज के साथ मिलके अनदर ऑक्सीडाइज एंजाइम प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन पेरोक्सोसोम्स। तो ऑक्सीडाइज ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करता है कैटालेसिस के साथ मिलके, जो सेल के लिए पॉइजनस होते हैं। एंड बाकी अबाउट हाफ ऑफ द अल्कोहल अ पर्सन ड्रिंक इज़ डिटॉक्सिफाइड बाय द पेरोक्सोसोम्स ऑफ द लिवर सेल। जो अगर पर्सन जितनी भी अल्कोहल पीता है ना उसकी हाफ अमाउंट पेरोक्सोसोम्स डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, क्योंकि अल्कोहल पॉइजनस होती है इसलिए। सेल का सबसे मेन काम होता है सिक्रीशन वो ऑफ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस। ऑलमोस्ट ऑल सच secretory substances are formed by the endoplasmic reticulum गोल्जी अपैरेटस सिस्टम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के गोल्जी अपैरेटस में मॉडिफाई होके सिक्रेटरी वेसिकल्स निकलते हैं साइटोप्लाज्म में। उन्हें हम स्टोरेज वेसिकल निकलते हैं गोल्जी अपैरेटस से, जिन्हें हम सिक्रेटरी वेसिकल और सिक्रेटरी ग्रेन्यूल कहते हैं। और secretory vesicle inside pancreatic echiner cells, these vesicles store protein proenzyme जो अभी एक्टिवेट नहीं है, inactivated enzyme। the proenzyme are secreted later through the outer cell membrane into pancreatic duct में जाते हैं निकल के सेल से, and hence into the duodenum में जाते हैं where they become activated, जहाँ पे ये एक्टिवेट होते हैं before digestive function of the food in the intestinal tract। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। विदाउट देम सेल कुड be unable to extract enough energy for the nutrients and essentially all cellular functions could cease। माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, मगर उसके टोटल नंबर वेरी करते हैं। कहीं पे कुछ होते हैं, कहीं पे कुछ 100 होते हैं, कहीं पे कुछ 1000 होते हैं। वो सेल की
सेल को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उस पर डिपेंड करता है, कितनी एनर्जी सेल को, जितनी एनर्जी, अगर सेल को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और कम एनर्जी रिक्वायर्ड है तो कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसनट्रेटेड इन दोज, ये वही लिखा हुआ है जहाँ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। दे आर आल्सो वेरिएबल इन साइज एंड शेप में भी चेंज होते हैं। सम आर ओनली अ फ्यू 100 नैनोमीटर इन डायामीटर एंड ग्लोबुलर इन शेप, whereas अदर आर elongated as large as 1 micrometer in diameter and 7 micrometer long. Still others are branching and filaments, मतलब चेंज तरह के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 लिपिड बाइलेयर्स की प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, इसके पास भी आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं जिसमें शेल्फ्स होते हैं, जिसमें मैट्रिक्स होता है और उसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स अटैच होते हैं। इनर कैविटी इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स that contain large quantity of dissolved enzymes that are necessary for extracting energy from nutrients. These enzymes operate in association with the oxidative enzyme in the shell. The liberated energy used to synthesize high energy, जो ये ग्लूकोज को तोड़ते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालते हैं और एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी काम आती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने में, एटीपी, जो कि सेल की एनर्जी करेंसी है। ये एटीपी बाहर निकल सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल के सारे दूसरे सेलुलर फंक्शंस में भी काम आती है। हर सेलुलर फंक्शन में, हर मेटाबॉलिज्म में यही एटीपी काम आती है बाहर जाके। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रिप्लिकेटिव, मतलब इस माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनील है जिसके पास न्यूक्लियस की तरह अपना डीएनए होता है, अपनी रिप्लिकेशन खुद कर सकता है, एक से दूसरा बना सकता है, दूसरे से तीसरा, एंड सो ऑन। जब वो एनर्जी की नीड ज़्यादा हो, एटीपी की नीड होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद रिप्लिकेट करके दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, उसके पास अपना क्योंकि डीएनए होता है। दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन ये है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स है, और इसे क्रिस्ट्स कहते हैं। ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंजाइम्स है मैट्रिक्स के अंदर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर है।